कभी कभी इंसान किसी चीज से इतनी मोहब्बत करने लगता है कि मरने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरा नाम दीपक है। मेरे अब्बू आर्मी में थे, इसीलिए मुझे मुल्क के अलग अलग हिस्से में रहने का मौका मिला था। ये वाकया 2008 का है, जब हम असम के शहर गुवाहाटी में थे। हमारे मोहल्ले के पीछे एक बड़ा मैदान था जहां बच्चे फुटबॉल खेला करते थे। अम्मी, यहाँ कोई क्रिकेट ही नहीं खेलता, सब फुटबॉल खेलते हैं। मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तुम घर के पीछे वाले मैदान में जाओ और नए दोस्त बनाओ, उनके साथ फुटबॉल खेलना सीखो। क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी कम रोमांचक नहीं होता। मैं अक्सर शाम को मैदान में चला जाता और लड़कों को फुटबॉल खेलते देखता रहता। एक बार जब मैं मैदान में पहुंचा तो वहां बहुत कम बच्चे थे, 2-3 लड़के ही नजर आ रहे थे। मुझे ख्याल आया कि उस दिन गुड फ्राइडे था। नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, इसीलिए उस रोज मैदान में ज्यादा बच्चे नहीं थे। वो घरों में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं देर रात तक मैदान में ही बैठा रहा। अंधेरा होने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे झाड़ियों में एक फुटबॉल दिखाई दी। मैंने कभी फुटबॉल को हाथ से नहीं छुआ था, इसलिए मैं वो फुटबॉल झाड़ियों से उठाकर अपने घर ले आया। देर रात तक मैं उससे खेलता रहा। सोने के पहले मैंने उस फुटबॉल को स्टोर रूम में डाल दिया। रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद टूट गई। स्टोर रूम की दीवार मेरे कमरे की दीवार से लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर फुटबॉल मार रहा हो। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अम्मी! जब 2-3 बार आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो मैं कमरे से उठकर बाहर आया। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, आवाज आनी बंद हो गई। फुटबॉल अपनी जगह पर थी, लेकिन हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे वहां रखा हो। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गया तो अम्मी अपने कमरे में सो रही थी। अगले दिन मैंने पिछली रात हुई अजीब से वाकया के बारे में अपनी अम्मी को बताया। दीपक, तुम कल देर रात तक फुटबॉल खेलते रहे, इसलिए मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। चलो छत पर चलते हैं, आज मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगी। उस रात भी मैंने सोने से पहले फुटबॉल को स्टोर रूम में बंद किया। बिस्तर पर लेटे मेरे कान स्टोर रूम के साइड वाली दीवार पर लगे हुए थे। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं चादर ओढ़कर सो रहा था। मेरी नींद तब टूटी जब किसी ने मेरे सिर पर फुटबॉल फेंक कर मारी। मैं घबरा कर उठ गया। कौन है? अम्मी, ये क्या आप हैं? मैंने फुटबॉल उठाई और स्टोर रूम में गया। स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा बंद है तो फुटबॉल बाहर कैसे आ गई? जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। स्टोर रूम में सिर्फ कच्छा और फुटबॉल शूज पहने एक लड़का खड़ा था। जैसे उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मेरी चीख निकल गई, अम्मी! मैं नीचे अम्मी जान को जगाने गया। जब मैं अम्मी जान के साथ ऊपर लौटा तो स्टोर रूम में कोई नहीं था। अम्मी, वो लड़का यहीं पर खड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर एक अजीब सा गोल निशान भी बना था। मेरी अम्मी जान मेरा यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्हें भी यकीन हो गया। स्टोर रूम में खून से सने जूतों के निशान थे। मैं और मेरी अम्मी बुरी तरह खौफ के आगोश में थे। मेरे अब्बू भी घर पर नहीं थे। हम तुरंत पड़ोस वाले विक्रम चाचा जान के घर गए और उन्हें सब कुछ बताया। तब विक्रम चाचा जान की बीवी ने मुझसे कहा, क्या तुम झाड़ियों में पड़ी कोई फुटबॉल अपने घर ले आए हो? हाँ, परसों शाम में एक फुटबॉल उठा कर लाया था। वो फुटबॉल तुरंत जाकर वहीं फेंक आओ। उसी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। बहुत साल पहले हमारे मोहल्ले में पीछे वाले ग्राउंड में रॉबिन नाम का एक लड़का फुटबॉल खेला करता था। फुटबॉल में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। रॉबिन गोलकीपर था। एक मुकाबले में जब वो गोल नहीं रोक पाया तो टीम के गुस्सैल कप्तान ने उसके नाक में सिर मार दिया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से रॉबिन के मौके पर ही मौत हो गई। रॉबिन को अपने फुटबॉल से बहुत लगाव था। वो रॉबिन की ही फुटबॉल है जो झाड़ियों में पड़ी रहती है। उसे कभी भी उठाकर अपने घर मत लाना। मैंने तुरंत जाकर फुटबॉल वहीं पर फेंक दी जहाँ से उठाई थी। हम गुवाहाटी में 3 साल रहे। अब जब भी मैं उस मैदान से गुजरता तो मुझे लगता जैसे झाड़ियों में रॉबिन खड़ा है और मुझे घूर रहा है। काजल के अब्बू रमेश आज घर वापस लौट कर आए तो काजल उनसे मेले में तफरीह करने की जिद करने लगी। अब्बू, आज गांव में बैसाखी के जेरे नजर मेला लगा हुआ है, मुझे मेला घूमने जाना है। काजल बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं, मेला में तफरीह करना चाहती हैं तो तन्हा ही चली जाओ। रात में आप उसे घर के बाहर तन्हा मत भेजिए। कल सुनीता की बेटी पास के मोहल्ले तक गई थी।
जहाँ किसी असीबी ताकत ने उसे पकड़ लिया था। उसके परिवार वाले मुश्किल से आमिल वीरबाला के पास लेकर गए थे। वीरबाला ने उसके ऊपर से असीबी ताकत को उतारा, तब जाकर वो सेहतयाब हुई। फिक्र मत करिए अम्मी, मुझ पर कोई शैतानी ताकत काबिज नहीं हो सकती। जादुई और आसिबी ताकतें उन्हीं को अपना गुलाम बनाती हैं जो जहनी तौर पे कमजोर होती हैं। माशाअल्लाह हमारी बच्ची जहनी तौर पर कुशादा है। ये लो पैसे पकड़ो और शौक से मेला को तफरीह करो। काजल मेला घूमने के लिए निकल पड़ी और चाट पकौड़ी की लज्जत का लुफ्त उठाने के बाद जब वो झूला झूल रही थी तो मेले के मैदान के पास थोड़ी दूर पर उसे नकाब की एक दुकान दिखाई दी। खौफनाक शक्ल की नकाब पहन के अम्मी को डराऊंगी, यकीनन मजा आएगा। काजल नकाब की दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर एक खौफनाक नकाब पहने एक शख्स बैठा था। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुखौटों की दुकान पे हम आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ आपको हर लिहाज का मुखौटा मिलेगा। हंसने वाला मुखौटा, रोने वाला मुखौटा, खौफ ज़दा करने वाला मुखौटा। काजल को दुकान पर अजीब तरह का खौफ महसूस हो रहा था। मुझे बस एक खौफजदा करने वाला नकाब दे दीजिए। काजल ने नकाब लिए और पैसे देकर वापस चल पड़ी। कुछ दूर चले जाने के बाद काजल ने पलटकर देखा, वहाँ कोई दुकान नहीं थी। थोड़ी देर झूला झूलने के बाद काजल घर की तरफ लौटने लगी। इस नकाब को पहनकर जब मैं अम्मी के करीब पहुँचूंगी तो अम्मी यकीनन डर के मारे चीख पड़ेंगी। उन्हें महसूस होगा सुनीता की तरह मेरे अंदर भी आसिबी ताकत काजिब हो गई। काजल ने जैसे ही नकाब पहना उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो फौरन रास्ते पर रुक गई और घुटनों के बल बैठ गई और साथ ही हाथ और सर झुकाने लगी। काजल किसी अनजान जुबान में बोल रही थी, पर हैरत की बात ये थी कि सामने कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंची तो रमेश उससे मुखातिब हुआ। आ गई मेरी बेटी, मुखौटा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा बताओ, मेले में क्या क्या खाया और कहाँ तफरीह की? मुझे बकरा चाहिए। क्या? मुझे बकरा चाहिए इसी वक्त। लगता है तुम बकरे का गोश्त खाना चाहती हो। चलो कल इतवार है, कल मैं अपनी दुकान से बकरे का गोश्त लेता आऊँगा। अभी रात होने की वजह से अली की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए गोश्त नहीं मिल पाएगा। काजल घर के बाहर निकल जाती है। काजल कहाँ जा रही हो? काजल बकरे का गोश्त बेचने वाले अली के घर गई। उसने अली के आंगन में पहुंचकर बकरों को साथ में लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। अली अपने घर से बाहर निकल आया और उसने काजल को रोका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? काजल ने अली को बुलंदी से उठाकर उसके आंगन की दीवार पर दे मारा और बकरों को झाड़ियों के दरमियान ले गई। अब्बू काजल को तलाशता हुआ अली के घर के पास से गुजर रहा था। तभी अली ने सारी बातों का जिक्र किया। अम्मा, तुम्हारी बेटी में कोई ताकतवर शैतानी रूह दाखिल हो गई है। वो मेरे बकरों को लेकर झाड़ियों की तरफ गई है। शैतानी रूह? अरे क्या बेहुदा बात कर रहे हो? उधर काजल बकरों को हजम करके झाड़ियों से बाहर निकल आई। जब से ये मेले से वापस आई है, इसने अपना मुखौटा नहीं उतारा है। पहले तो इस नकाब को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ मसला क्या है। रमेश खामोशी से काजल के पीछे गया और उसने फौरन उसका नकाब निकाल दिया। नकाब चेहरे से हटते ही काजल नॉर्मल हो गई। अब्बू, आप और मैं आखिर क्या कर रहे हैं? मैं तो मेले से वापस आ रही थी। मैंने मेले में चाट पकौड़ी लजीज पकवान खाए और एक नकाब भी खरीदा जो अभी आपके हाथ में है। इससे मैं अम्मी को खौफजदा करूंगी। अम्मी को कल डराना, अभी घर चलते हैं। उस रात पूरे परिवार ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। आधी रात को काजल की अम्मी की आंख स्टोर रूम से आने वाले शोर शराबे से खुल गई, जहां से खटर पटर की आवाज आ रही थी। काजल की अम्मी अपने बिस्तर से उठी और स्टोर रूम के पर्दे को हटा दिया। स्टोर रूम के अंदर काजल खड़ी थी और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। अचानक काजल ने कुल्हाड़ी से अपनी अम्मी पर हमला कर दिया। खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून। काजल की अम्मी खौफ खाकर कमरे की ओर भागती है और फौरन काजल के अब्बू को जगाती है। काजल रमेश पर भी कुल्हाड़ी से हमला करती है। काजल बेटी, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते कुल्हाड़ी हटाओ और पुरसुकून हो जाओ। अब्बू के बोलने का काजल पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। काजल की अम्मी और अब्बू घर से निकलकर बाहर की तरफ भागे और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हालांकि काजल अंदर से दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारती रही। मुझे खून चाहिए, मैं खून पीऊंगा, खून चाहिए मुझे। रमेश फौरन दौड़ते हुए आमिल वीरबाला के पास भागा।
रमेश ने आमिर साहिब से जिक्र किया कि जब से काजल ने नकाब पहना है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और मर्दाना आवाज में खून मांग रही है। तुम्हारी बेटी के अंदर मुखौटे के जरिए खून पीने वाले आसेबी ताकतों का दाखिला हो गया है। उस मुखौटे को फौरन ही हमें उसके चेहरे से हटाना होगा। काजल ने फिलहाल आधा दरवाजा तोड़ ही दिया था। रमेश और आमिर खामोशी के साथ दरवाजे के दाईं और बाईं ओर खड़े हो गए। जैसे ही काजल ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, आमिर ने अपनी राख को काजल पर फूंका और रमेश ने उसके चेहरे से नकाब निकालकर फेंक दिया। नकाब के हटते ही काजल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो अपने होशो हवास गवा बैठी। कुछ देर बाद काजल को होश आया। क्या हुआ था अब्बू? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन माशाल्लाह अब तुम पूरी तरीके से सेहतयाब हो। आमिर उस नकाब को लेकर निकल पड़ा और जाकर उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस नकाब को उसमें दफन कर दिया। अगर ये नकाब किसी के हाथ लगा तो यकीनन अंजाम बहुत बुरा होगा। एक दिन गांव की एक बच्ची जब नदी पार कपड़े धोने जा रही थी तो राह में उसे रेत में वही नकाब दबा मिला।